अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश वापस ले लेता है 100 मीटर परिभाषा वाली, लेकिन वहां पे क्या कुछ बदला हुआ दिखा? वहां पे आपने क्या देखा लोगों के बीच में? वहां जाके जिस लेवल पर मैसिव तरीके से माइनिंग का काम चालू है, उसे देख के मेरा पहला थॉट था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जो आदेश चल रहे हैं कि अरावली पे ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो सब वहां तो धड़ल्ले से माइनिंग चल रही है। 100 मीटर की पहाड़ियों पर भी माइंस जो है खान खुदी पड़ी है, वहां पर भी काम हो रहा है और दिन रात काम होता है। लोगों पे किस तरह का असर है वहाँ पे? इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर बैठ के कि वो लोग वहाँ पर किस डर के साए में अपना जीवन जो है काट रहे हैं। एक घर में मैं गई थी, वहाँ पर एक बच्ची थी, वो विकलांग थी, तो वो तो उठ के भी बाहर नहीं आ सकती, वो वहीं रहती है। क्या प्रशासन वहाँ पे आपको एक्टिव दिखा या किसी भी तरीके से ये दिखा कि नहीं ये लोग भी मजबूर हैं, या फिर एकदम इनएक्टिव ही? एक्टिव है ही नहीं वो? एक्टिव हैं वो। जब ट्रक और डंपर हरियाणा बॉर्डर लग जाता है, वो क्रॉस करते हैं, तो वो वहाँ पैसे लेने के लिए एक्टिव है कि ओवर स्पीडिंग ट्रक को हम निकाल सकें। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म चलता है वहाँ पे, मंथली, कि सब लोग मंथली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनकी तो मंथली बंदी हुई। मैंने कहा सरकार प्रशासन कुछ नहीं कहता, लोग कहते हैं इनकी मंथली बंदी हुई है। जब मैं रिपोर्ट देख रही थी खनन वाली, मैंने एक चीज़ देखा, आप एक शख्स के विजुअल है वहाँ पे कि उसकी पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी तक नीचे तक निशान है, उसके टाके लगे हुए हैं। वो ब्लास्टिंग के दौरान अपनी बकरियों को चराने लेकर गए थे। हाँ। तो ब्लास्टिंग से पत्थर उड़ के उनकी बकरी को लगा, उन्होंने विरोध किया, तो उस विरोध के चलते उनको पीटा गया। उन्होंने बोला मुझे जान का भी खतरा है। मैंने कहा हम आपका फेस ब्लर कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम मरेंगे तो वैसे भी माइनिंग वाले मार देंगे या फिर यहाँ रहने की वजह से मर जाएंगे, छत गिर जाएगी, लेकिन हम आवाज़ तो उठाएंगे। क्या मीडिया टेंशन वैसे है वहाँ पे? वहाँ पर नहीं है। क्या लगता है आपको कारण क्या मीडिया टेंशन वहाँ? मुझे लगता है कि तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो कहते हैं कि नहीं यार, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे माइनिंग नहीं बढ़ेगी। आपको लगा कि ये फेक खबर है वहाँ पे? तो ये जो पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं बढ़ेगी लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पर चल रही है, और कितना बढ़ेगी? ऐसा क्या हुआ कि आप बता रही थी बहुत डिफिकल्ट था वहाँ पे इस तरह से काम करना? वहाँ पे वहाँ गजब का सर्विलेंस है, मतलब आपका एक कदम और उनको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी पे प्रेस लिखा था, हमने उस पे मिट्टी लगाई है। लोगों ने ये बोला था कि मार देंगे, दिन में तो फिर भी लिहाज करेंगे कि आप पत्रकार हैं, रात को मार देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हर पत्रकार, हर न्यूज एजेंसी सच दिखाने का दावा करती है, लेकिन ये दावे कितने सच हैं? क्या हमें सच बताया जा रहा है या फिर झूठ को ही अच्छे से सजा धजा करके सच बोला जा रहा है? क्योंकि कई बार सच न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और चैनलों के टिकर और प्राइम टाइम से बहुत परे होता है। जिसे हम सच मान रहे होते हैं वो सच का 1% हिस्सा भी नहीं होता है, क्योंकि कई बार हकीकत धरातल पे जाने से ही पता चलती है। लोग असल में किस हालात में है, क्या कर रहे हैं, वो भी हमें तब पता चलता है जब हम लोगों से बात करते हैं। किस तरह से पर्यावरण को लूटा जा रहा है, हमारी धरती को नोचा जा रहा है, हमारे संसाधनों को लोग खा रहे हैं कुछ सरकारी मित्र। ये सारी चीजें अगर सच में जाननी हो तो इसके लिए ग्राउंड पे जाना जरूरी होता है, और इसीलिए पॉलिटिक्स की हमारी साथी पत्रकार कशिश अरावली की स्टोरी करने के लिए राजस्थान में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, और इन्होंने वहां पे जो देखा वो बाकी जो हमारे पास विजुअल्स आते हैं, ग्राफिक्स आते हैं, उनसे बहुत ही अलग था। आपने भी वो रिपोर्ट देखी होगी, खनन नाम से वो रिपोर्ट है, और नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे फोटो डाल देंगे और लिंक भी कर देंगे उस स्टोरी को। तो कशिश, सबसे पहले तो मार्वलस वर्क, बहुत शानदार आपने काम किया है। और हम जब स्टोरी में खुद देख रही थी तो मुझे लग रहा था यार बहुत डिफिकल्ट काम है ये। तो वहां पे आपने क्या देखा? जैसे आप ही न्यूज देख रही हैं कि अरावली को लेकर के अरे खनन का आदेश आया, अब रुक चुका है, अब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश वापस ले लेता है 100 मीटर परिभाषा वाली, लेकिन वहां पे क्या कुछ बदला हुआ दिखा? वहां पे आपने क्या देखा लोगों के बीच में? मतलब यहाँ बैठ के जब आप जैसे डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उस पर चेंजेस किए, स्टे लगा दिया अब, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ का माहौल ये है कि परिभाषा कोई मैटर ही नहीं रखती है। पेपर अलग काम चल रहा है पेपरों में, और जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत परे है उस सब से। वहाँ जाके जिस लेवल पर मैसिव तरीके से माइनिंग का काम चालू है, उसे देख के मेरा पहला थॉट था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जो आदेश चल रहे हैं कि अरावली पे ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो सब वहाँ तो धड़ल्ले से माइनिंग चल रही है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन सी परिभाषा आई है। इस परिभाषा के आने से पहले भी वहाँ पे माइनिंग चल रही थी। 100 मीटर का जो रूल था, 100 मीटर की पहाड़ियों पर भी माइंस जो है खान खुदी पड़ी है, वहां पर भी काम हो रहा है और दिन रात काम होता है। तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। वो ये है कि दिल्ली में कुछ चल रहा होगा, हम अपना जो चल रहा है वैसे ही चलाएंगे।
वहाँ पे माइनिंग किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है? क्योंकि देखिए माइनिंग जहाँ पे भी होती है, कुछ एक मैंने वीडियोस भी देखी थी कि माइनिंग का लोगों के घरों पे भी असर हो रहा है। हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन पॉल्यूशन चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे तो लोगों के सर पे बिल्कुल आप धूल धक्कड़ कर रहे हैं, तमाम खुदाइयाँ चल रही हैं, पहाड़ों को रौंदा जा रहा है। लोगों पे किस तरह का असर है वहाँ पे? एक तो माइनिंग का एक रूल होता है कि आप कम से कम कुछ नहीं तो 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके से आप माइन का को ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर माइन है और जितने भी गाँव हैं वहाँ पे लोग धाड़ियाँ कहते हैं, वो छोटे-छोटे जो गाँव हैं, उस तरह के गाँव के 100 मीटर की दूरी पर वो माइन्स ऑपरेट हो रही हैं। जितना भी डस्ट है, क्योंकि ट्रक, डंपर लगातार निकलते हैं उस रास्ते से चीज़ें लेकर, वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल निकलता है वो सब लेकर जाते हैं, उससे जो धूल आती है, प्लस माइन में जो ब्लास्टिंग होती है, उससे सबके घरों में दरारें हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी-मोटी दरारें हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग कंटीन्यूअस होती है और उसका कोई टाइम नहीं है कि सुबह होगी, शाम में होगी, क्या होगा। मिडनाइट को भी ब्लास्टिंग हो रही है, तो लोग अपने घरों में, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको ये डर है कि ये छत टूट के हमारे ऊपर गिर जाएगी। तो वो किस तरह से वहाँ पर रह रहे हैं, वो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर बैठ के कि वो लोग वहाँ पर किस डर के साए में अपना जीवन जो है काट रहे हैं। छोटे बच्चे वहीं पर बैठे हैं, कई एक घर में मैं गई थी, वहाँ पर एक बच्ची थी, वो विकलांग थी, तो वो तो उठ के भी बाहर नहीं आ सकती, वो वहीं रहती है। तो वहाँ के लोग इतने डर में हैं कि कभी भी ये ब्लास्टिंग करते हैं, कभी भी घर हमारे ऊपर गिरेगा। प्लस पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सबको सांस की बीमारी है, लगभग सब लोगों को सांस की कुछ तो बीमारी है, छोटे बच्चे बूढ़ों को लेके। और सिलिकोसिस जैसी बीमारियां बहुत लार्ज स्केल पर है। जो 50-60 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनको सिलिकोसिस हो गया है। और जब एक धाड़ी में मैं गई थी, एक गांव की ये बात है, वहां पर हमें 4 पेशेंट सिलिकोसिस के मिल गए। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि सिलिकोसिस का कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है इस बीमारी में बेसिकली? इसमें बेसिकली आपको सांस लेने में परेशानी होती है, आप हांफते हो बोलते हुए, आपका मतलब जो भी आप नॉर्मल कर सकते हो, बात कर, अगर वो मेरे से 2 मिनट बात कर रहे थे तो वो खांस रहे थे, उनकी सांस उखड़ रही थी। और इनक्योरेबल है, लंग्स सिवियरली अफेक्ट हो जाते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। दवाइयाँ चलती हैं, पर दवाइयों के साथ ये प्रिकॉशन होता है कि आप दवाई तो ले रहे हैं लेकिन आप पोल्यूशन में नहीं रहेंगे। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वहीं रहते हैं, क्योंकि घर है, कहीं और जा नहीं सकते, इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वहां से खुद को रिलोकेट करके किसी और बेटर जगह पर रहने लग जाएं। तो वो कंटिन्यूअस उसमें है कि हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, हमें तो ये माइनिंग वाले मार देंगे। और ये उनका ये कहना था कि 5 साल से ये इतना मैसिव स्केल पे माइनिंग शुरू हुई है, वरना होती थी माइनिंग, पर दूर होती थी, घर के आसपास नहीं होती थी। और पत्थर उड़ के ब्लास्टिंग होती है, पत्थर उड़ के घरों में आते हैं। उनके जो पशु पालन का जो पूरा वहाँ पे पशुपालन का बहुत वो है, और खेती है, तो खेती तो खत्म हो गई क्योंकि माइनिंग ने जमीन खराब कर दी है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो भी है वो सब खराब हो गया, खेती नहीं हो सकती उस इलाके में अब। उसके अलावा जो पशु पालते हैं लोग, उसमें भी कई पशुओं की मौत हो गई कि पत्थर उड़ के आ रहे हैं तो उनके लग गया, या फिर चराने गए हैं अपनी भैंस बकरियों को, तो वहां से ट्रक और डंपर इतनी ओवर स्पीड और ओवरलोड होकर निकलते हैं कि कुचल के भी चले जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सुनवाई किसी की है नहीं। और इन हवा ट्रक्स पानी में जमीन सब खराब कर दिया सब इन्होंने। खराब है। और ये ट्रक जो वहां पर चलते हैं, इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत सारे ट्रक रिपोर्टिंग के दौरान देखे, उनकी नंबर प्लेट देखी, उनके 1-2 डिजिट आखिरी या शुरू में ग्रीस लगा हुआ है ताकि वो ट्रेस ना हो पाए कि क्या नंबर है, क्या है इस तरह। और सारे हैं, मतलब एक आध कोई होगा जिसमें ठीक ठाक नंबर दिख रहा होगा, अदरवाइज सब ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये तो बिना प्रशासन के मिलीभगत के संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वहां पे आपको क्या प्रशासन के लोग दिखे? क्योंकि जैसे जो आम लोग होंगे वो भी तो अपनी शिकायतें बोलते ही होंगे ना कि हम इतने परेशान हो रहे हैं। क्या प्रशासन वहां पे आपको एक्टिव दिखा, या किसी भी तरीके से ये दिखा कि नहीं ये लोग भी मजबूर हैं, या फिर एकदम इनएक्टिव ही थे? एक्टिव है ही नहीं वो? एक्टिव हैं वो। जब ट्रक और डंपर हरियाणा बॉर्डर लग जाता है, वो क्रॉस करते हैं, तो वो वहाँ पैसे लेने के लिए एक्टिव हैं कि ओवर स्पीडिंग ट्रक को हम निकाल सके, तो वो वसूली करने के लिए एक्टिव है। पर जब गांव वालों से मैंने बात की अलग अलग जगह पे जाकर, तो उन लोगों ने कहा कि हमने शिकायतें की लगातार, मुख्यमंत्री तक, उनके शब्द थे, 5-6 लोग यही बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री तक हमारी शिकायत गई है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे उल्टा हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, हमें डरा धमका दिया जाता है कि तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। छोटे छोटे बच्चों को पुलिस उठा के बंद कर देती है जेल में, 1-2 दिन के लिए डिटेन कर लेती है और उसके बाद छोड़ती है। और ये सब इसलिए होता है कि ये लोग माइनिंग का विरोध कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोड ट्रक और डंपर जो उनके रेजिडेंशियल एरिया से निकल रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं जितने लोगों से मिली हूं उसमें से मैं ये अनुमान लगा सकती हूं कि 10-12 लोग उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। और एक बूढ़ी महिला से मैं मिली, वो लगभग 80 साल की होंगी, उन पर रंगदारी का केस दर्ज किया हुआ है, हफ्ता वसूली का, कि ये हफ्ता वसूली करती हैं। और वो महिला मतलब बोल भी नहीं पा रही है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है, वो शिवर करते हुए खड़ी हो रही हैं, और उनके ऊपर हफ्ता वसूली का केस है।
तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पर हम क्या केस लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पे केस लगा रहे हैं, उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। तो वहां प्रशासन माइनिंग वालों के लिए बहुत चौकन्ना है, उनकी पूरी सुरक्षा देगा, उनको पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, पूरा आने जाने का रास्ता क्लियरेंस सब देगा। लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं इतने सालों से, जो पर्यावरण बचा रहे हैं वहां का, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कई बार ये भी देखने को मिला है कि जिन इलाकों में मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है वो जाती है माइनिंग वगैरह करा रही है, तो आसपास के लोगों को कुछ मॉनेटरी भी फायदा वो देते हैं कि हम आपको इतना कंपनसेट करते हैं सारी चीजें। क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ केस है क्या कि लोग इसीलिए मतलब विरोध उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं है कि ये कंपनसेट कर देंगे, मुंह बंद हो जाएगा, ऐसी चीजें हैं क्या वहाँ पे अब लोकल लोगों लोग में? इतने परेशान हो गए वहां पर कि मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने मतलब वहां के जो कुछ लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हम माइनिंग वालों से कांटेक्ट में आ जाए किसी तरह से। जैसे लीज होती है सरकार की तरफ से, माइन जो देते हैं वो लीज पर देते हैं, तो वो जिसको भी लीज दिया है उससे किसी तरह से टच में आ जाएं, ताकि हम अगर बोलें तो अब हम उन्होंने मुझसे बात की, मीडिया से बात की, वीडियो पब्लिश हुआ, तो वो प्रेशर बनेगा माइनिंग वालों पे कि हमारा माइन का विजुअल गया है, हमारी बात हुई है। उसके बाद वो उनको अप्रोच करें अच्छा। कि अब आपने इतना तो कर दिया है, अब आप शांत रहिए, अब आप अपनी आवाज मत उठाइए, हम आपको इतना देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म चलता है वहां पे मंथली, कि सब लोग मंथली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनकी तो मंथली बंदी है। मैंने कहा सरकार प्रशासन कुछ नहीं कहता, लोग कहते हैं इनकी मंथली बंदी हुई है, तो मंथली दे दी जाती है। हमें भी ऑफर हुआ था कि आपको मंथली दे देंगे, आप चुप रहिए, क्योंकि अभी लगातार प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और ये लोग भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। तो इनको ये बोला गया कि आपको हम मंथली दे देंगे, आप चुप रहिए। अब वो मंथली क्या है वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल पर आवाज उठा रहे हो, कितने बड़े लेवल तक आपकी पहुंच है। यानी कहीं ना कहीं इस चीज को भी ये लोग फायदा उठा रहे हैं, जनता को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जनता फिर क्या करे, क्योंकि उन्हें पता हम कितना भी विरोध कर ले ये सारी चीजें लगातार चलेंगी तो अच्छा है कि फायदा ही हो। लेकिन जब मैं रिपोर्ट देख रही थी खनन वाली, मैंने एक चीज देखा, आप एक शख्स के विजुअल है वहां पे कि उसकी पूरी पीठ रीढ़ की हड्डी तक नीचे तक निशान है, उसके टाके लगे हुए हैं। मैं स्पीचलेस थी, और वो ब्लास्ट की वजह से हुआ था उनके साथ। वो ब्लास्टिंग के दौरान अपनी बकरियों को चराने लेकर गए थे। हाँ। तो ब्लास्टिंग से पत्थर उड़ के उनकी बकरी को लगा। उन्होंने विरोध किया कि आप ये बकरी चराने का रास्ता है, वो प्रॉपर रास्ता बना रहता है, तो आप इधर माइनिंग का ब्लास्टिंग किसी भी वक्त कर रहे हो, तो कुछ वक्त बताओ या तो कुछ करो, हम उस टाइम नहीं निकलेंगे। तो उस विरोध के चलते उनको पीटा गया। माइन ओनर्स जो थे, जो वहाँ के लोग जो काम करते हैं, जो भी हैं अथॉरिटी में, उन्होंने उनको मारा लाठियों से। इस वजह से उनका पूरा बैकबोन में पूरा मतलब चिटकी हुई है, वो टाके लगे हुए हैं पूरी तरह से। और उन्होंने कहा लेकिन मैं फिर भी आवाज़ उठा रहा हूँ। हमने उनको ये भी बोला, उन्होंने बोला मुझे जान का भी खतरा है। मैंने कहा हम आपका फेस ब्लर कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम मरेंगे तो वैसे भी माइनिंग वाले मार देंगे, या फिर यहाँ रहने की वजह से मर जाएंगे, छत गिर जाएगी, लेकिन हम आवाज़ तो उठाएंगे, जो गलत है हम उसके खिलाफ बोलेंगे ज़रूर। अच्छा, ये कितने सालों से हो रहा है? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार आई है तभी से हो रहा है। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें चली है, इसलिए भाजपा सरकार का जो एक रवैया है वो भी पता चल गया कि ये लोग तो ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये अभी तो से तो हुआ नहीं है, पहाड़ तो सालों से खोदे जा रहे हैं। तो वहां पे कितने सालों से हो रहा है, और जो पुराने लोग हैं वो क्या बता रहे हैं इस पे? नीम का थाना इलाका जहां पर मैं थी, उनका ये कहना है कि ये 5-6 साल से बहुत मैसिव स्केल पे बढ़ गया है। अच्छा। उससे पहले होता था, लेकिन उससे पहले हमें इतना बॉदर नहीं करते थे, क्योंकि वहां छुप पे छुपा जो के होता था। वाटर रिचार्ज जोन्स हैं वहां पर वो सब ठीक चल रही थी, उनका काम चल रहा था, उनको इतना वो नहीं हो रहा था कि रास्ते से गुजरते हुए माइन दिख गई, दूर होता था। तो अब उनके लिए ये है कि मैं खुद जब वहां गई तो 50 कदम चल रहे हैं एक माइन, 50 कदम और चल रहे हैं फिर एक और माइन, तो हर जगह खुदा पड़ा है। वो पूरा रास्ता ऐसा हो गया कि आप वहां 10 मिनट खड़े होंगे आपको खांसी आने लगेगी, इतनी धूल मिट्टी सब कुछ उड़ता है वहां पर। और वो डस्ट बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि उसी से सिलिकोसिस हो रहा है, सिलिकिया करके वो डस्ट पार्टिकल्स है जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो आप कांस्टेंट, हम तो 1-2 दिन गए थे तो हमने इतने में गला खराब हो रहा था, वो लोग वहां रह रहे हैं। तो बहुत खराब स्थिति है वहाँ के लोगों अच्छा, की। मीडिया अटेंशन क्या इस मामले को उतनी मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए वहां पे? आपको लग रहा है जनता, क्योंकि कई बार हम लोग भी जब फील्ड में जाते कहते हैं कि अरे आप लोग अब क्यों आए हैं, जनता हमारे ऊपर भी नाराजगी निकालती है, अब आ रहे हैं आप लोग, इतने सालों से हो रहा है, हम लोग रो रहे हैं, आप लोग नहीं करते हैं। क्या मीडिया अटेंशन वैसी है वहां पे? वहां पर नहीं है। उस इलाके में मैंने लोगों से पूछा कि कभी कोई आया आपके पास बात करने, उन्होंने कहा नहीं, आप लोग पहले हैं जो इस तरह से हैं, बाकी लोग आए हैं वो प्रिंट की स्टोरी करके लिख के बात करके चले गए हैं। क्या लगता है आपको कारण क्या है मीडिया अटेंशन ना होने का वहां पे? मुझे लगता है कि वो एरिया उतना बड़ा समझ नहीं रहे हैं कि इस पर इस तरह से किया जाए। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि जिस तरह से वहाँ पे माइंस ऑपरेट कर रही हैं, उन सबको मुझे लगता है कि वो साइलेंस कराने की बात है। आप प्रिंट स्टोरी कर लो, आप सब कुछ कर लो, बटा है तो वो है मंथली सबकी फिक्स है। तो मंथली सबकी फिक्स है। अच्छा, ये बताइए,
क्योंकि मुद्दा चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें हुई, तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो कहते हैं कि नहीं यार, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे माइनिंग नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये सारा भ्रम है, विपक्ष की चाल है, ये सारी चीजें फेक खबरें हैं। आपको लगा कि ये फेक खबर है? वहां पे आपने भूपेंद्र यादव को अगर आपको काउंटर करना हुआ हाँ। कि झूठ बोल रहे हो आप, तो क्या बताएंगे आप उनको फिर? वो तो सरासर झूठ है। मतलब मैं वहां गई, मेरे दिमाग में ये छवि बनी थी कि अब ऑर्डर आया है, अब शायद माइनिंग शुरू होगी लार्ज स्केल पर वहां जाके तो देखा है कि माइंस ही माइंस हैं। एक पूरी सिंगल रोड पे माइंस ही माइंस ऑपरेट कर रही हैं, और दिन में भी ऑपरेट कर रही हैं, रात को भी ऑपरेट कर रही हैं, किसी बात का कोई खौफ उनको है नहीं। तो ये जो पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं बढ़ेगी लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पर चल रही है, और कितना बढ़ेगी? स्पेस नहीं है उस इलाके में और एक नई माइन खोलने का। अच्छा, हमारी आपकी अभी बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्रशासन ही हमें जो है शूट नहीं करने दे रहा है, प्रशासन ही नहीं चाहता है कि खबरें बाहर निकले। किस तरह की दिक्कतें हुई कि प्रशासन कैसे, एक पत्रकार को कैसे रोक सकते हैं आप? तो ऐसा क्या हुआ कि आप बता रही थी कि बहुत डिफिकल्ट था वहां पे इस तरह से काम करना? वहां गजब का सर्विलेंस है। मतलब आपका एक कदम और उनको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम भी जब रात को हमने सोचा कि दिन में तो हम ये इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि ये लीगल माइंस है या इलीगल माइंस है, दिन में ऑपरेट हो रही हैं तो ठीक है, अब उनके कागज तो हम उनके पास जाएंगे, वो हमें शूट करने देंगे नहीं। सबके कागज मांगेंगे, ये लोग अपने नहीं दिखाते हैं। तो वही सोचते हुए हमने कहा हम रात को निकलेंगे, तब देखते हैं कि किस लेवल पर माइंस ऑपरेट कर रही हैं। रात में तो इलीगल होता है ना माइनिंग? सूरज ढलने के बाद इलीगल है किसी भी तरीके की माइनिंग एक्टिविटी, कागज दिखाने की जरूरत तो वही तो हमने कहा कि हम वो देखते हैं। तो हम पहली रात जब निकले तो हमारे साथ कैलाश मीना, जो पिछले 30 सालों से अरावली के लिए काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ हम गाड़ी से निकले। तो उस टाइम वो इतने खौफ में थे कि उनके ऊपर 7-8 बार हमले हो चुके हैं, तो वो शाम के बाद निकलना नहीं प्रेफर करते। उनके घर वालों ने बोला है कि आप मत निकलिएगा, आपको इस बार मार दिया जाएगा, क्योंकि इतने बार अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो लेकिन वो फिर भी वो रिस्क उठा के हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ के उन्होंने दिखाया कि किस तरह की माइंस है, कहाँ पे माइंस है, क्या ऑपरेट हो रहा है रात को। तो पहले तो हम निकल गए क्योंकि गाड़ी नहीं थी, कैलाश जी की गाड़ी नहीं थी, हमारी गाड़ी थी, तो इतना सर्वेलेंस हुआ नहीं कि हो सकता है वो रास्ता है, हाईवे लगता है आगे, तो लोग जा रहे हैं। पहले नहीं पता चला, हम निकल गए, हमने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया, हम और आगे गए, हमने देखा पूरी एक दोनों तरफ रोड के माइंस चल रही हैं, लाइटें ऑन है, जेसीबी चल रहा है, डंपर चल रहा है, ट्रक चल रहा है। ये रात का 8-9 बजे की बात है। तो हमने कहा मे भी 11 बजे तक ये थमेगा। फिर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर पे हमने देखा ट्रक से पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं, पैसे ले लेके, और निकलने दे रहे हैं। ओवरलोड ट्रक हैं, भयंकर ओवरलोड सामने दिख रहा है, उसको नापने की भी जरूरत नहीं है कितना लोड जाना है कितना नहीं, ओवरलोड निकल रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं है, पैसे ले लेके साइड होके निकालने दे रहे हैं। हम जब उस बॉर्डर से निकल गए, मुश्किल से 15 मिनट बाद हम वापस लौटे। उस 15 मिनट पे वो जो हैवीली जैम्ड बॉर्डर था वो पूरा खाली हो गया, एक गाड़ी नहीं थी वहां। हम वापस लौट रहे, तो मैंने कहा ये बॉर्डर कहाँ गया, हम तो निकल गए। तो वो इस तरह का सर्वेलेंस है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे वहां पे लोगों से पता चला है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आपकी गाड़ी की फोटो खींच के वो भेज देते हैं कि ये लोग घूम रहे हैं। और कैलाश जी को देख लिया होगा उन्होंने, इतनी दूर में स्पॉट कर लिया होगा, तो उन्हें समझ में आ गया कि मीडिया वालों के साथ घूम रहे हैं। तो हमारी गाड़ी पे प्रेस लिखा था, हमने उस पर मिट्टी लगाई है कि दिखे नहीं, हमने उठा के पीछे आगे दोनों तरफ गाड़ी के मिट्टी लगाई है कि वो प्रेस नहीं स्पॉट हो जाए। लेकिन कैलाश जी को स्पॉट कर लिया और ये देख लिया कि माइंस के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, सारी माइंस देखते हुए। तो वापस आते हुए पूरा बॉर्डर खाली। तो उनका इस लेवल का सर्वेलेंस है कि एक बार पता चल गया कोई गाड़ी आई है तो खाली हो गया है। और अगले दिन हमने ड्रोन से माइंस के विजुअल लिए, दिन की बात है ये, तो हमारी गाड़ी का भी फोटो लिया गया। मैं आगे बैठी थी, मैं अपने फ़ोन से विजुअल बना रही थी, और जो हमारे कैमरा पर्सन है हूर, वो पीछे से कैमरे से शूट कर रहे थे। तो एक ट्रक निकल रहा था, उसकी नंबर प्लेट नहीं थी, ओवरलोडेड था, हमने उसका विजुअल लिया। अब वो ट्रक उसके बाद हमें देख के इतनी तेज आगे निकला है, और आगे जाके जब हम पहुंचे तो साइड में एक माइन का ऑफिस था, तो वहां से कोई व्यक्ति, मैनेजर होगा मेरे ख्याल से, उसने मेरा फोटो लिया, गाड़ी चलती गाड़ी में आगे, और नंबर प्लेट का फोटो लिया है। और उसके बाद मुझे पता चलता है कि एक माइन जो इंचार्ज हैं, जो ऑफिसर है, जिनकी माइन लीज जिनके नाम पर है, उनका कॉल आया। हमारे साथ कालू राम जी बैठे थे जो लोकल हैं वहाँ के, उनके पास उनका कॉल आता है कि तू मीडिया वालों को बुला के मेरी खान के विजुअल्स ड्रोन से बनवा रहा है, मेरी खान पे ड्रोन कैसे आया, और तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई, तू ये क्यों कर रहा है, तेरे को बता क्या चाहिए। आपको नहीं ऑफर आया? 1-2 दिन और रुकते तो शायद आ जाता कि मंथली कितनी लेनी है। तो उनको कॉल करके ये बोला गया कि, और वो घबरा गए कि उनका रोज कहाँ है वहां रहने का, और उनको इस तरह से कॉल करके धमकी दी जा रही है कि तू मीडिया वालों को लेके क्यों घूम रहा है।
तो मतलब बहुत खराब स्थिति। हम रात को इतना डर में निकले हैं कि हम गाड़ी से उतर के शूट करने के लिए हमने 100 बार सोचा। और जब हम निकल रहे थे तो पहली रात हम फ्लैग हो चुके थे कि अब ये लोग इस एरिया में हैं। फिर हम रुके भी लोकल गांव में, तो उन्हें पता था कि ये हैं अभी 1-2 दिन, जब तक हैं तब तक थोड़ा हल्का रखते हैं काम। तो लोगों ने बताया कि आप नहीं होते हैं तो बहुत गाड़ियां निकलती है, मतलब हमारे सामने भी निकली, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। जब हम रात को निकल रहे थे कम हो गया था मूवमेंट। तो उन्होंने कहा कि ये आपके वजह से हुआ है, कि पत्रकार आए, उन सबको पता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर चला गया है कि थोड़ा सा सावधानी से करें। इसी के चलते हम एक बार जंगल के रास्ते से, हमने सोचा कि माइन नीचे है, हम जंगल के रास्ते से जाएंगे, हम देखेंगे कि नीचे माइन का कैसे काम हो रहा है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या हैवी काम चल रहा है। रात को 12-1 बजे की बात है ये। उस टाइम हम गए, हमें पता था वाइन का काम चल रहा है क्योंकि मशीन्स की आवाज़ आ रही थी और पास में घर था वहाँ पे। वहाँ से हम पैदल जा रहे थे, हम बिल्कुल लाइट्स ऑफ, कैमरा ऑफ, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, जान का खतरा है। लोगों ने ये बोला था कि मार देंगे, दिन में तो फिर भी लिहाज करेंगे कि आप पत्रकार हैं, रात को मार देंगे, फिर उसके बाद वो समझा लेंगे कि कैसे क्या। इसीलिए बिना नंबर प्लेट के डंपर चलते हैं कि कुछ चल के निकल जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं, 1-2 दिन हल्ला मच जाएगा, बाकी शांत हो जाएगा। तो हमने वो माइन देखी, वहाँ पर 50-60 वर्कर जो है काम कर रहे थे उस टाइम पे। लगातार जेसीबी चल रही थी, पहाड़ों के ऊपर से निकाल के वो सारा जो खनन करके उन्होंने जो निकाला है वो सब उसमें डाल के पूरा काम चल रहा था। लेकिन उनको उस टाइम पे भी हिंट हो गया कि कोई है शायद। लाइट्स ऑफ कर दी, पूरी माइन की लाइट्स ऑफ कर दी, जेसीबी की लाइट ऑफ कर दी। जेसीबी में ड्राइवर बैठा हुआ था, ट्रक में ड्राइवर बैठे हुए थे, वो सब रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि शायद हम, मतलब ड्रोन भी हमने चलाया तो उन्हें पता चला। कौन सी कंपनियां हैं वहाँ पे? कोई एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं है यहाँ पे। जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या मेजर कंपनी क्या काम हो रहा है, कहते हैं यहाँ तो बस खान चल रही है, ये जाता है। क्योंकि कैलाश मीणा जी ने एक बहुत मतलब ऐसी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली के करीब हैं। तो वो सारा सामान वहां से एक्सपोर्ट होता जाता है कि दिल्ली पहुंचा दिया, हरियाणा पहुंचा दिया, वहां से फिर वो कंपनीज के पास जाएगा, कैसे क्या करना है। उनका ये कहना है कि जो अमीर लोग हैं, जिनका शौक है कि हमें इस तरह का पत्थर हमारे घर में चाहिए, कि हमें ग्रेनाइट चाहिए, हमें ये चाहिए, तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, उसका पत्थर बहुत मजबूत है। तो उनके शौक के लिए लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है वहाँ पर, लीज दी गई है। लेकिन लोगों ने ये भी बताया है कि कई सारे मिनिस्टर जो हैं, और वो एक स्पेसिफिक पार्टी के नहीं, अलग अलग पार्टीज के, उन सब के साझे में चलती है। किसी ने अपने भाई के नाम पे चलवा दी, किसी ने अपने दोस्त के नाम पे चलवा दी, किसी की बीवी के नाम पे चल रही है। इस तरह से माइंस ऑपरेट कर रही हैं वहाँ। अच्छा, अभी हम लोग बातचीत को समापन की तरफ लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं क्योंकि बतौर पत्रकार हम लोगों का काम केवल सच दिखाना ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये भी सोचना होता है कि हल क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये भी हम सजेस्ट करते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने जितना भी देखा, क्योंकि इसमें आपने बता दिया कहीं ना कहीं लोगों का भी कुछ लोभ है, कुछ मोह है, कंपनियों का तो है ही, उनका तो लालच कभी भरेगा ही नहीं, पेट ही नहीं भरता, उनका सरकारें मिली हुई हैं। आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या आखिर हो सकता है? जब अरावली पे इतनी बात हो रही है, क्या पता इस समय कुछ और भी ज्यादा बातचीत हो तो कुछ हल निकले। किस तरह की चीजें हो सकती है जो आपको लगता है, जो आपने देखा वहां पे होनी चाहिए? सबसे पहली चीज जो वहां पर होनी चाहिए, वो जो माइंस जो रेजिडेंशियल एरिया के पास चल रही है, उनको रुकवा देना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट रोक लगनी चाहिए, दिन रात कुछ नहीं। क्योंकि लोग मर रहे हैं वहाँ पे सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से। छोटे छोटे बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वो कितने साल जिएंगे? सबकी लाइफ कम हो रही है, घटती जा रही है। सबसे पहले तो वो जो माइंस रेजिडेंशियल एरिया के पास है, उस पर रोक लगानी चाहिए इनको। और ये रूल, ये 100 मीटर और 500 मीटर की दूरी वाले रूल के बजाय उन्हें ये रूल बनाना चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया के पास कुछ नहीं होगा। होना भी है तो एरियाज अलॉट करें कि जो दूर हैं, जो बेसिकली वहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व में भी माइंस खुदी हुई हैं, तो किसी तरह का कोई ख्याल ही नहीं है। तो ये सरकार को ये एक सर्वे टीम, जो एक सर्वे का बात कर रहे हैं, सर्वे की टीम भेजनी चाहिए वहाँ पर कि किस तरह से माइंस ऑपरेट कर रही हैं, और ये सब इलीगल ऑपरेट कर रही है। माइंस इंजीनियर से, वहाँ के जो हेड है, उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पर। तो मैंने उनको पूछा कि रात को इलीगली माइंस ऑपरेट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम करती हैं कुछ। मैंने कहा करती हैं कुछ, परमिशन है इनके पास? तो बोले कुछ लोगों के पास होती है पर ज़्यादा नहीं करती है। मैंने कहा मैंने जितनी देखी सब ऑपरेट कर रही थी रात को। तो उनका ये कहना, सरकार जो है, सरकारें आती हैं, चेंज होती हैं, सारी चीजें होती हैं, तो सरकार के ऊपर किस तरह से आखिर जनता प्रेशर डाले? मुझे नहीं लगता है कोई हल है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो यही हो सकता है कि जब तक वो मुद्दा इतना बड़ा ना बनाया जाए, जैसे ट्विटर पे चलना शुरू हुआ था, तो उस तरह से लोकल लोग खड़े और यहाँ से लोग वहां जाकर देखें, और मीडिया वहां पहुंचे और वो सच दिखाए, तब जाके वहां पर कुछ
हो सकता है कि रोक लगा दी जाए। अदरवाइज तो 1-2 लोग गए, कर ली स्टोरी, उसके बाद वो तो वैसे ही चल रहा है ना, उस पे कोई हाँ, और वो नहीं अभी है। मामला लाइमलाइट में है, कल को नहीं रहेगा तो सब हाँ, लोग भूल जैसे जाएंगे। लोग अब खुश हो गए कि स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन लोगों को नहीं पता है वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है, और वो अभी की डेफिनेशन आई है, गई है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कागज अलग है, हकीकत अलग चल रही है। नहीं कशिश, आपको और आपके जो साथी वीडियो जर्नलिस्ट हूर जो यहाँ पे हैं, आप दोनों को बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं लोगों से कहूंगी कि जरूर देखें और उसको बार बार देखें और सोचें कि क्या चीजें चल रही हैं। और भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, वो इस मामले को फेक बोल देंगे, लेकिन जो लोग मर गए, आप उनके परिवार वालों से कैसे कहेंगे कि नहीं नहीं ये फेक है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो भूपेंद्र यादव को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आपके आंकड़े झूठे हैं सर, आप जो कर रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप ये बताइए ना, कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सब बहुत खुश हो गए हैं, लेकिन स्टे के पहले भी इलीगल माइनिंग चल रहा था, स्टे के बाद भी चल रहा है। जब तक ऊपर से लेकर के नीचे तक के लेवल पे सब लोग एक्टिव नहीं होंगे, सब लोग बातचीत नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि अपराधी अरावली नहीं है, अपराधी उसे नोचने वाले लोग हैं। कुछ सरकारी मित्रों के लिए जिस तरह से जल जंगल पहाड़ सबको खत्म किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाना जरूरी है। आपने सुना कि रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल है, आखिर कुछ तो बात होगी ना, जिसे छुपाने के लिए इतनी ताकत लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ना इनकी ताकत ना इनकी मेहनत, किसी भी चीज को सफल नहीं होने देना है। और इसके लिए आपका एक सपोर्ट ये होना चाहिए कि अगर ग्राउंड से कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, आप उस रिपोर्ट को देखें, समझें, सवाल पूछें और सपोर्ट करें। तो इसके लिए आप अभी हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और करना हो तो और सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ा दीजिए, और लोग आते रहिए और कशिश की रिपोर्ट को प्यार दीजिए। दिया भी है आपने, लेकिन उसे देखिएगा जरूर। और हाँ, ये वीडियो आपने अंत तक देखा है, कोई सवाल हो कशिश से ग्राउंड के लिए, या फिर कोई भी सवाल हो अरावली से जुड़ा, आप हम लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं, कशिश जो है वो रिप्लाई कर देंगे। हम लोग एक और एपिसोड बना देंगे जिसमें केवल आपके सवालों के जवाब होंगे। तो खैर, आपने ये वीडियो देखा, आपने चीजें देखी, बातों को समझा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।